Hello friends, welcome to channel. So in today video we are going to discuss the question from unit 5. Unit 5 that is the research in the social work. समाज कार्य में रिसर्च इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. So why we do study this topic research in the social work. We have discussed the three main method of social work practice like the social case work, social group work, social case work which deal with the individuals and social group work which deal with the group of the individuals and the community organization which work on the community level. So these are the three methods we study already. So why we study the research in the social work? Because this is also one of the important method. When the problem is very complex and that can solve by these three methods, or you can say the problem that needs some study or some research to evaluate what kind of the problem, the dimension of the problems, or what is the complexity of the problems. So we use the research. So we collect the data, we do research on the topic or you can say problems. We find out, we analyze the things, then we find out some alternatives to reach the solution. So we do study the research in social work. So some of the important questions which come from this unit. So let's understand one by one. So the first question that is which of the following is the correct sequence. इसमें से sequence correct कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हैं, आप बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा सोच करके. सो होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा और आप जितने भी क्वेश्चन इसमें वीडियो में होंगे आपको सभी के आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं. सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट होगा इसमें, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन. सो ये जो सीक्वेंस है, एडिटिंग मीन्स कि आपके पास जो भी डेटा है, रॉ डेटा है, दैट यू नीड टू सम एडिट, और ताकि आप सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, उसको कोडिंग कर पाए. देन ऑफ कोर्स कोडिंग, डेटा को कोडिंग करना होता है. देन क्लासिफिकेशन, डेटा को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाइड करना. उसके जैसे कि वेरियस डायमेंशन होती है आपकी रिसर्च की, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके वेरियस ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके आधार पर आपने डेटा कलेक्ट किया होगा. सो जो रॉ डेटा होता है उसको आपको सही तरीके से क्लासिफाइड करना पड़ता है ताकि वो चीज़ जो अगर कोई पढ़ता है उसको, स्टडी को या आपके रिसर्च वर्क को, या आप तो सही से समझ पाए. नेक्स्ट टैबुलेशन, डेटा को टेबल के फॉर्म में डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना ताकि वो देखने में और समझने में आसान हो. सो जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस. इसमें से कौन सा जो है सीक्वेंस है करेक्ट है. चार ऑप्शन दिए हैं. डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपीरियंस एंड द ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल रिसर्च, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है. तो क्या ये सही है? एंड मेकिंग, जनरलाइजेशन एंड थ्योरी बिल्डिंग, applied research, finding solution of the immediate problem, fundamental research and the conducting observation for the discovery fact, that is the qualitative research. So इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप बताइए क्या होगा. ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा. उसको एम्पिरिकल रिसर्च बोला जाता है. अगर आपने पता होगा एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में, बेसिकली विच इज बेस्ड ऑन दी टोटली बेस्ड ऑन दी रिसर्चर एक्सपीरियंस. जो रिसर्चर होता है वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस करता है एम्पिरिकल रिसर्च को, and based on the observation or measurement of the phenomena or any situation. So it is based on the real life experience. So the empirical research, that is the experience and the observation. और यहाँ पर applied research के बारे में बोला गया है. तो what is applied research? That is basically finding the immediate problems. So इसको अभी आप मैच कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन जो फर्स्ट है करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाइल टेस्टिंग द हाइपोथेसिस. और आपको बताना है इसमें से कि जो चार ऑप्शन दिए हैं कौन सा सही है. टाइप 1 एरर, टाइप 2. सो आपको पता होना चाहिए कि टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही. एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन जो रहते हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर से रहते हैं. सो व्हाट इज टाइप 1 एरर एंड टाइप 2? टाइप 1 एरर का मतलब होता है कि जब जो नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, रिसर्चर के द्वारा, तो उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर. दैट मीन्स रिजेक्शन ऑफ द ट्रू नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिया है ये आपका सही मैच कर रहा है. और टाइप 2 एरर क्या होता है आप बताइए और कमेंट बॉक्स कर सकते हैं कि टाइप 2 एरर का मतलब क्या होता है. जैसे कि हम बात करें टाइप 1 एरर में, तो जो नल हाइपोथेसिस जो ट्रू है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है रिसर्चर के द्वारा. सो दैट इज आल्सो दैट इज कॉल्ड द एरर. एंड व्हाट इज टाइप 2 एरर आप बताइए. इसमें ऑप्शन में है, आप बता सकते हैं देख के. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ग्रुप इन दी स्टडी डिजाइन. स्टडी डिजाइन में कंट्रोल ग्रुप का क्या फंक्शन होता है. सो चार ऑप्शन दिए हैं. टू क्वांटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, to quantify the impact of stimulus on the dependent variable,
टू चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हिंदी में भी यहाँ पर दिया गया, आप पढ़ सकते हैं हिंदी वाले, और सोच करके बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? फर्स्ट, टू क्वांटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। सो व्हाट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हिंदी में दिया है बाहरी चर, जो कि उसका हिस्सा नहीं है रिसर्च डिजाइन का, स्टडी डिजाइन का। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिसमें एक सेंडर के द्वारा इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, रिसीवर तक पहुँचते पहुँचते उसमें नॉइस भी इंक्लूड हो जाती है, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। इसी प्रकार से इसमें भी स्टडी डिजाइन में एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो बट इसमें जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, जो कि पूरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट को अफेक्ट करता है, इट्स लाइक एन वॉइस। ये जस्ट इनकरेक्ट मतलब इसका एक्सप्लेनेशन है, बट समझाने के लिए मैंने बताया है कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है, नॉइस की तरह होता है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सो इट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो जो कंट्रोल वेरिएबल होते हैं, दैट इज द कंट्रोल ग्रुप जो होता है, वो इसके इम्पैक्ट को इफेक्ट को रोकता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ग्रुप, टू quantify the impact of extraneous variable. Question number 5, which of the following statement are true in case of sampling? सो आपको पता होना चाहिए सैम्पलिंग क्या होता है, तो आप इसको इजीली इस आंसर को लगा सकते हैं। सैम्पलिंग डिजाइन इज द डेफिनेट प्लान फॉर ऑब्टेनिंग द सैम्पल फ्रेम। सो ये सही ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है सही दिया गया है, कि इसमें बोला गया है कि जो सैम्पलिंग डिजाइन है एक डेफिनेट प्लान है, ताकि उसके माध्यम से सैम्पल फ्रेम को ऑब्टेन किया जा सके। तो ये सही है ऑप्शन। जो सेकंड स्टेटमेंट, द लिस्ट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्री यूनिट्स और क्लस्टर ऑफ यूनिट विच फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन कॉल्ड इज सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? सैम्पलिंग मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे जो लिस्ट होती है, मतलब बोल सकते हैं कि जो सैंपल्स होते हैं, जैसे कि बात करें इस प्रकार से आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि सैम्पलिंग फ्रेम में से बहुत सारे सैंपल इसमें भी हैं, इसमें भी इसी प्रकार से बोल सकते हैं डिफरेंट यूनिट्स होती हैं सैंपल की, दैट इज कॉल्ड इज फ्रेम। Sampling distribution is the range within which the population average will lie in the accordance with the reliability specified in the confidence level. So यहाँ पर बात की जा रही है कॉन्फिडेंस लेवल की, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन जो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। एंड द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी टेकन एज द मीन ऑफ यूनिवर्स। सो अगर हम बात करें जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम मीन निकालें, तो वही यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन। सैंपल क्या होता है? सैंपल मतलब पॉपुलेशन का ही हिस्सा होता है ना, तो उसका मीन और जो पूरे यूनिवर्स पूरे पॉपुलेशन का मीन जो होगा, दैट इज यू कैन से बराबर होता है। सो ये भी सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है उसको आपने पढ़ा और समझ में नहीं आया, तो आप 1 2 4 को करेक्ट कर सकते हैं, तो जो बचेगा उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसके माध्यम से जो है करेक्ट, थर्ड ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड एंड द फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग स्टेप्स इन दी इंटरवेंशन रिसर्च इन दी सीक्वेंस। बेसिकली इसके आप में जो स्टेप दिए गए हैं कि क्या किस प्रकार से जो रिसर्च वर्क स्टार्ट होता है, और रिसर्च के जो स्टेप्स हैं क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसको आपको बताना है। सो देयर इज द लिस्ट लाइक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड द सिलेक्शन ऑफ सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन, इंटरवेंशन स्ट्रेटजी, प्री इंटरवेंशन स्ट्रेटजी, असेसमेंट एंड द असेसमेंट ऑफ द इंटरवेंशन इफेक्ट एंड ड्राइंग द कंक्लूजन। सो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं इसमें कौन सा करेक्ट होगा। जो 7 दिया है, जो कंक्लूजन है, जो लास्ट में आएगा, सो आप इसको सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। और सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को पता होनी चाहिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम बेसिकली। सो सबसे पहले आएगा आपका सेकंड। ओके, इसके अंदर ही आएंगे सभी। तो आप ऐसे एलिमिनेट करने का भी मेथड होता है कि पहले सेकंड आएगा और लास्ट में 7 आएगा। ओके, अब ऑप्शन देख लीजिए आप कौन कौन सा है। इसमें थर्ड दिया है, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी विल आल्सो एलिमिनेट एंड ऑप्शन बी विल बी आल्सो एलिमिनेटेड। नाउ यू कैन सी द ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज द करेक्ट। सो अगर आपको बीच के पता भी नहीं है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं एंड द फर्स्ट स्टेप दैट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। सो ऐसे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। सो रैंडम सैम्पलिंग का इसमें से फीचर नहीं है। सो बेसिकली यू शुड नो अबाउट द रैंडम सैम्पलिंग। व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग? Random sampling means basically you can say it is a part of sampling technique, so in which each sample has the equal probability of being chosen or selection। मतलब हर एक सैंपल का उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो सिलेक्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इज रैंडम सैम्पलिंग। या मैच भी होता है, यू कैन से फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव टोटल पॉपुलेशन। सो नाउ आप 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। इट मेक द सैंपल representative of the population and it ensure generalization of the result
it reduce error and increase the precision of the experiment and it maximize experiment variance. सो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है विच इज नॉट द फीचर. सो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो डी दिया है, इट मैक्सिमाइज एक्सपेरिमेंट वेरिएंस, ऐसी कोई बात नहीं है. आप तीन ऑप्शन पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. इट मेक द सैंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स आपके पास 100 सैंपल है, तो जो सैंपल आप इसमें से निकालेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा पूरे यूनिवर्स को, तो ये सही हो गया. एंड इट जनरलाइज, इट इंश्योर जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट का मतलब होता है कि आपने आपने 100 सैंपल से जो भी आपने सैंपल निकाले उसका जो रिजल्ट होगा वो जनरलाइज करेगा पूरे के पूरे यूनिवर्स को, पॉपुलेशन को, तो ये भी सही हो जाएगा. और ऑप्शन सी दिया है, इट रिड्यूस द एरर एंड इंक्रीज द प्रिसीजन ऑफ एक्सपेरिमेंट. ऑफ कोर्स आप जब रैंडम सैम्पलिंग यूज करेंगे तो अनबायस, अगर वो जो प्रोसेस होता है अनबायस होता है, तो आप जो भी चूज कर रहे हैं जिस प्रोबेबिलिटी के माध्यम से डेटा, तो उससे क्या होगा है जो एरर है कम हो जाएगी. एंड जो जब एरर कम होती है तो प्रिसीजन बढ़ जाता है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन डी ऑफ कोर्स रॉन्ग हो जाएगा फिर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इनमें से कौन सा मेथड है आपको बताना है. पर्पजफुल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्टडीवाइड सैम्पलिंग एंड दी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. चार दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है मेथड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का. जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, उसमें जो हर एक सैंपल है उसके चूज होने की उसमें प्रोबेबिलिटी होती है, सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है. इसी प्रकार से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो उसमें जो हर एक सैंपल की प्रोबेबिलिटी नहीं होती सिलेक्ट होने की, दिस इज कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इसका जो वर्ड है इसमें आप देख सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी, कि कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो है रिसर्चर बायस होकर या बोल सकते हैं सिलेक्टिवली डेटा को सैम्पलिंग करता है. सो पर्पज पे सैम्पलिंग एंड दी नेक्स्ट दिया है इसमें. ऑफ कोर्स पर्पज पे सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, जो रिसर्चर है पर्पजफुली डेटा को कलेक्ट कर रहा है, मतलब सैंपल को ले रहा है. सो ऑफ कोर्स इट बिकम दी नॉन प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग. सो व्हाट इज स्नोबॉल. स्नोबॉल सैम्पलिंग भी ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही होता है इसमें, क्योंकि इसमें जो एक वेरिएबल है, हम बोल सकते हैं एक सैंपल से दूसरे सैंपल तक पहुंचना होता है इसी प्रकार से, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग कहलाता है. उसको आगे पढ़ लेंगे डिटेल में, तो ये भी इसी का पार्ट है. नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. सो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, इसमें आप क्लासिफाइड कर देते हैं वेरिएबल्स के आधार पर, जैसे कि मेल फीमेल है तो मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया, उसके बाद फिर आप रैंडमली इसमें से चूज करते हैं, तो ये इट बिकम दी रैंडम सैम्पलिंग, नॉट अ नॉन प्रोबेबिलिटी. आपको लगेगा कि स्ट्रेटिफाइड कर रहे हैं इसमें, आप इसमें क्लासिफाइड कर रहे हैं डिफरेंट वेरिएबल को, जैसे कि मेल फीमेल एज ग्रुप, तो ये ऑफ कोर्स इट बिकम दी नॉन प्रोबेबिलिटी. बट नो, इट इज द रैंडम सैम्पलिंग, बिकॉज क्लासिफाइड करना, उसको अलग अलग करना, ये तो पहले आप इसमें सैंपल सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें तो आप पहले जो डेटा है उसको अलग अलग कर रहे हैं ना, उसके बाद आप रैंडम सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं. फिर आप जैसे 100 सैंपल ऑफ मेल, आप इसमें से आप चूज करेंगे रैंडमली, तो इट बिकम दी रैंडम सैम्पलिंग, नॉट अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इसको याद करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं कि स्टेबलाइज सैम्पलिंग को जोड़ देते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से, तो ये इसका पार्ट नहीं है. सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग ऑफ कोर्स ये तो होगा ही नहीं, तो फर्स्ट एंड सेकंड होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इसमें आपको दिया गया है, कॉन्सेप्ट के नाम दिए गए हैं, मीनिंग दिया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको मैच कराना है. सो व्हाट इज द थ्योरी, आपको पता होना चाहिए. एक्टिविटी क्या होती है, प्रोजेक्ट क्या है और स्किल्स क्या है. नाउ यू कैन इजीली पेयर विद द लिस्ट 1 लिस्ट 2. लाइक टाइम बाउंड पैकेज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिविटी. तो कोर्स इसमें दिया ही है. and facts are assembled, order and seen in the relationship, so that is called the theory. theory क्या होती है, फैक्ट में बहुत सारे जो बेसिकली बहुत सारे फैक्ट्स जो होते हैं असेंबल किए जाते हैं इन तरीके से, उसको थ्योरी का रूप दिया जाता है. आपने थ्योरी के बहुत सारे डेरिवेशन किए होंगे, तो वो ऐसे ही होता है ना, उसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं, उनको असेंबल करके मतलब ऑर्डरली तरीके से उसको जो रिलेशन होते हैं वेरियस वेरिएबल है अगर, तो उनको उनके बीच में संबंध स्थापित किया जाता है और जो रिलेशन है उसको दर्शाया जाता है इन दी थ्योरी. कैपेसिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग टू द गिवन सिचुएशंस. सो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपका स्किल. स्किल का मतलब क्या होता है कि जो दैट इज द जो कोई नॉलेज आपके पास है उसको आप अप्लाई कर पाए, वो जो कैपेसिटी है उसको ही बोलेंगे स्किल्स. एंड एक्टिविटी कंडक्टेड इन द फिक्स पीरियड, कोई भी एक्टिविटी एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड में कंडक्ट हो रही है उसको बोलेंगे प्रोजेक्ट. सो इसका देख लेते हैं ऑप्शन. ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा. Now, next question number 10. Every element has zero probability of being sampled and involve random sampling at a point, some point. So that is the probability sampling, non-probability sampling, both, and the none of the above. So कौन सा सही होगा इसमें? That is the option number
ये जो फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि एवरी एलिमेंट हैज जीरो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्ट सैंपल एंड इन्वॉल्व द रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन का मतलब ही होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो नाउ द इसमें दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट वन एंड द लिस्ट टू। नाउ यू हैव टू पेयर विद द लिस्ट वन टू द लिस्ट टू, like the experimental design or the case study method, descriptive research and the fundamental research. Now ये जो यहाँ पर जो दिए गए हैं methods, so you can say the research type, you have to pair with these pure knowledge, pre and post, fact finding, so social unit of person. So what is the experimental design? बेसिकली ये जो ऑप्शन सेकंड दिया है इससे पेयर करेगा प्री एंड पोस्ट। जैसे कि इसको समझते हैं किसी एग्जाम्पल से। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल बताया था थ्योरी में कि जैसे कोई 10 लोग 10 पर्सन है और उनका हार्ट बीट चेक करना है। सो उनका पहले हार्ट बीट चेक कर लेंगे, उसके बाद उसको उनको मेडिसिन दी जाएगी, या बोल सकते हैं कोई ड्रिंक दी जाती है, उसके बाद दोबारा चेक किया जाता है पोस्ट, तो उसको बोलेंगे प्री एंड पोस्ट। ओके, इसमें एक्सपेरिमेंट रिसर्च में वैकेंसी डिजाइन। केस स्टडी मेथड क्या होता है? केस स्टडी मतलब मैंने बताया था कि दैट इज द वेरी डीप स्टडी about any phenomena, any individual person, any group of peoples, or so this is called a social unit of person. Now the descriptive research क्या है? Descriptive research के बारे में बताया था आपको मैंने कि that is the fact finding research and fundamental research you can say the pure research. So अगर आपको इस प्रकार से देख सकते हैं, अगर आपको इनमें से एक दो के बारे में पता है तब भी आंसर लगा सकते हैं। कैसे, देख लीजिए। इसमें जो सेकंड देख लीजिए, केस स्टडी, दैट इज वेरी सिंपल। इसको आप बता सकते हैं कि सोशल यूनिट ऑफ पर्सन। Now you can see which pair with the 4. So इसमें देख सकते हैं आप केवल बी 4 में ही है, दैट इज ऑप्शन सी। ये सभी के सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऐसे आंसर निकाले जाते हैं। आप जरूरी नहीं है कि पूरा पढ़ें, क्वेश्चन पूरा समझें और सब कुछ अगर आता है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एक दो क्वेश्चन ऑप्शन के बारे में पता है तब भी आंसर लगा सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इसको आप रट लीजिए। अल्टरनेटिव फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द मोड। मोड को निकालने का ये अल्टरनेटिव फार्मूला कौन सा है? मोड इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 3 मीन। इसको यहाँ पर डिफरेंट तरीके से अरेंज करके दिया गया है। सो कौन सा आंसर होगा बताइए आप सोच करके। सो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दैट इज द पॉजिटिव कोरिलेशन इज प्रेजेंट व्हेन। तो कोरिलेशन होता क्या है बेसिकली, अगर आपको पता है तभी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। कोरिलेशन, रिलेशन मतलब होता है कि संबंध। को मीन्स दो के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट रिप्रेजेंट बाय द कोरिलेशन इन वेरियस वे, लाइक द पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। उसके अलावा बहुत सारे टाइप है, उसको मैंने उसमें बताया था थ्योरी में, आप देख सकते हैं। सो व्हाट इज द पॉजिटिव कोरिलेशन? पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स कि जो वेरिएबल्स हैं, बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इन द सेम डायरेक्शन। दैट इज द टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। Which of the following of the statement is the true regarding t test? T test के रिगार्डिंग में इसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है? सो एन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप, दैट इज वेरी राइट। टी टेस्ट को इसके बारे में आपको पता होगा कि जो दो ग्रुप होते हैं उनकी मीन को बेसिकली आपको इसमें कंपेयर किया जाता है। सो ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसके आप जरूर दिखा करिए हमेशा। आप देखिए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए सेकंड, अब सेकंड सब में होगा ही क्योंकि इसमें भी सेकंड दिया है, सेकंड इसमें भी दिया है, सेकंड इसमें भी दिया है। अब बेसिकली आपको चेक करना है थर्ड एंड फोर्थ। सो अगर आप थर्ड चेक कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा क्योंकि फोर्थ भी इसमें दिया है। सो नेक्स्ट लेट अंडरस्टैंड द ऑप्शन नंबर 4 थर्ड। टी स्कोर इज द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस अमंग द टू ग्रुप एंड द एसोसिएशन विद इन द ग्रुप। सो इसमें से कौन सा सही बता सकते हैं आप? और ऑप्शन जो 4 दिया है, फोर स्टेटमेंट, दैट इज द वन सैंपल टी टेस्ट द मीन ऑफ सिंगल ग्रुप अगेंस्ट द नॉन मीन। सो आप बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सो देखो ऑप्शन जो सी दिया है इसमें, ऑप्शन थर्ड दिया है कि जो टी टेस्ट बोल रहे हैं यहाँ पर एक रेशियो है बिटवीन द डिफरेंस अमंग द टू ग्रुप एंड द एसोसिएशन विद इन द ग्रुप। तो क्या ये सही है, आप बताइए। सो ऑप्शन जो यहाँ पर थर्ड जो रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन 4 दिया है वन सैंपल टी टेस्ट द मीन ऑफ सिंगल ग्रुप अगेंस्ट द नॉन ग्रुप, ये सही है। एक नॉन ग्रुप, देखिए इसमें क्या होता है कि जब टी टेस्ट आप करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपके पास एक वैल्यू पहले से रहती है जो कि
जो क्वेश्चन के पीछे दी रहती है, क्वेश्चन के साथ में दी रहती है कि आपको उससे मैच मैच कराना होता है, वो नॉन वैल्यू होते हैं, नॉन मीन होता है। और कभी कभी आप देख सकते हैं कि बुक के लास्ट में एक लिस्ट बनी होती है, वहाँ पर वैल्यू दी होती है, तो आपको जो नॉन वैल्यू होती है उसको आपको मैच कराना होता है, जो आप वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम, इसमें से तीन ये दिए गए हैं टर्म, मीन, मीडियन और मोड। आपको ये बताना है कि इसमें से किसके माध्यम से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया जाता है। सो अगर आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, सो आप बता सकते हैं कि क्या सही होगा। थ्योरी में मैंने पढ़ाया था, इसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ओपन इसका होल स्क्वायर बटे एन। एन क्या है यहाँ पर? साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, और ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करेगा। और उसमें जो म्यू होता है ये आपका होता है पॉपुलेशन मीन। तो मीन से ही हम निकालते हैं, तो जो फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला से भी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कई बार। सो आपको इतना पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन द कार्ल Pearson coefficient of correlation, the value of r nearer to the +1 और the -1 इंडिकेट, इसमें पूछा गया है कि इसका क्या मतलब है। अगर r की वैल्यू +1 और -1 के आसपास है, जो कि दैट इज द कार्ल पेयरसन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी वैल्यू की बात की जा रही है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। नो एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच में बेसिकली कोई एसोसिएशन नहीं है अगर आर की वैल्यू जो है प्लस और -1 के आसपास है। तो ये तो गलत ही हो जाएगा, कोई रिलेशन क्यों नहीं है जब उसमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि इसके आसपास वैल्यू आ रही है। तो ओनली पॉजिटिव कोरिलेशन, तो इसमें क्या सही हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर +1 की बात की जा रही है, -1 की बात की जा रही है, तो ओनली कैसे हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, तो ऑफकोर्स ऑप्शन थर्ड ये भी करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की जा रही है। सो ऑप्शन नंबर 4 दिया है हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉजिटिव और दी नेगेटिव कोरिलेशन, ये सही है। हाईएस्ट डिग्री का मतलब होता है कि जो वैल्यू होती है हाईएस्ट +1 ही होती है, ठीक है। पॉजिटिव की नेगेटिव की -1 होती है, तो इसके अगर आसपास है तो ये हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसके माइनस वाले के पास है तो हाईएस्ट वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी है जो ओनली 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज of square of the deviance when such deviance for the individual item in a series are obtained from the arithmetic average is known as, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने अभी बताया आपको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो यहाँ पर लिस्ट दी गई, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको पेयर करना है। सो द ज्योमेट्रिक मीन, दीज आर द लिस्ट ऑफ एवरेज एंड अलॉन्ग विद द लिस्ट 2 दैट इज द व्हेन वी यूज द एवरेज in different situations like the geometric mean, median, mode and the harmonic mean. So what is geometric mean? Geometric means mean the average, ratio and the percentage. So ये जो है that is here with the third. And what is median? Median क्या होता है बताइए? Median basically is the distribution and the mode is the to describe the quantitative data and the harmonic mean to compare the value of variables with constant quantity of another variable. सो नाउ आप पेयर कर सकते हैं। फर्स्ट का होगा आपका थर्ड, सेकंड का होगा आपका फर्स्ट एंड दैट इज द मोड मीन्स ये आपका सेकंड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा 3 1 2 4। सो आप देख सकते हैं कौन सा सही होगा, 3 1 2 4। इसमें से कोई नहीं ऑप्शन, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए 3 1 2 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। So here's the list like skewness, correlation, regression, dispersion. Now you have to pair with the scope like the asymmetry in the shape of the frequency distribution and analysis of the covariation between the variables, measure of the variance of the item and to establish the nature of relation between variables. So अगर आपको इनकी डेफिनेशन पता है तो आप बता सकते हैं। What is skewness? Skewness का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव द बेल शेप कर्व, नॉर्मल बेल शेप, ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर आप देखेंगे अगर इसकी जो स्क्यूनेस अगर एसिमेट्री रहती है नॉर्मल बेल शेप कर्व में, बोल सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव साइड में या फिर नेगेटिव साइड में, तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव स्क्यू और नेगेटिव स्क्यू। इसके बारे में मैंने थ्योरी में बताया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो ये जो स्क्यूनेस है इसका मतलब यही होता है एसिमेट्री इन द शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड व्हाट इज कोरिलेशन?
सो कोरिलेशन के बारे में मैंने अभी बताया कि जो दो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में रिलेशन, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव एंड दैट कैन बी आल्सो जीरो कोरिलेशन। जैसे कि प्राइस एंड डिमांड, प्राइस बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है, इस प्रकार के जो आप जो एग्जाम्पल है ले सकते हैं। एंड व्हाट इज द रिग्रेशन? रिग्रेशन मीन्स कि इसमें जो आपका बोल सकते हैं कि वही डिपेंडेंट जो वेरिएबल है दैट इज द डिपेंड ऑन द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक द यू कैन से टेम्परेचर और आइसक्रीम, जैसे कि आइसक्रीम जो पिघलती जाती है टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इस प्रकार का जो है रिलेशन स्थापित करना कि एक जो वेरिएबल डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, तो किस प्रकार से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज डिपेंड अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो दैट इज कॉल्ड, सो ये जो रिग्रेशन होगा दैट इज मेजर द वेरिएशन इन द आइटम। चारों ऑप्शन सही दिए गए हैं इसमें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपको पेयर करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। एसोसिएशन, डिस्पर्जन, वेरिएंस, डिफरेंसेस। नाउ इस सब राइट साइड में दिया है टी टेस्ट, एनोवा, कोरिलेशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पता होगा तो ये जो आंसर है आप इजीली लगा सकते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? तो इसमें क्या करते हैं आप, जो वेरिएशन है बोल सकते डिस्पर्जन जो होता है, अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन उसको मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन के माध्यम से। सो ऑप्शन जो यहाँ पर बी दिया है दैट पेयर विद द स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ व्हाट इज द एसोसिएशन? सो कोरिलेशन से इसको मैच कर सकते हैं। कोरिलेशन मीन्स कि आपके जो दो वेरिएबल्स हैं उसके बीच में क्या रिलेशन है, यू कैन शो एसोसिएशन। सो ए का पेयर होगा आपका थर्ड से, बी का होगा फोर्थ से। एंड नेक्स्ट टी टेस्ट, बेसिकली इसमें आप डिफरेंस चेक करते हैं डिफरेंट जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में। सो जो आपका पेयर कर जाएगा डी का फर्स्ट के साथ एंड दैट इज द रिमेनिंग 2 हो जाएगा, 3 4 2 1। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से कैसे, इसमें कभी कभी भाषा जो होती है ऐसी दी जाती है कि आप समझना थोड़ा मुश्किल होता है। सो यहाँ पर जो डिस्पर्जन का मतलब ये है कि डिस्पर्जन को आप चेक करते हैं, मेजर करते हैं डिस्पर्जन को थ्रू दी स्टैंडर्ड डेविएशन, सेट ऑफ वैल्यू जो होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टी टेस्ट वाज डिजाइन बाय दी डब्ल्यू एस गॉसेट, कार्ल पियर्सन, कार्ल पॉपर एंड दी फ्रांसिस कल्टन। सो राइट आंसर होगा इसका, बताइए क्या होगा? डब्ल्यू एस गॉसेट, इनके द्वारा टी टेस्ट ये दिया गया था। और इसके अलावा बात करें काय स्क्वायर टेस्ट की, दैट इज गिवन बाय दी कार्ल पियर्सन। जेड स्क्वायर टेस्ट एंड ओवाई, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एटलीस्ट टी टेस्ट गिवन बाय दी डब्ल्यू एस गॉसेट एंड दी काय स्क्वायर टेस्ट गिवन बाय दी कार्ल पियर्सन। Now the next question, question number 22. Which of the following is not the feature of standard deviation? स्टैंडर्ड डेविएशन का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? पहला है ऑप्शन, इट इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्जन, जो सही दिया गया है, इसके माध्यम से ही मेजर किया जाता है वेरिएशन को। इट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की फ्लक्चुएशंस करने से जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है, ये भी सही है। एंड इट गिव मोर वेटेज टू द एक्सट्रीम वैल्यू एंड लेस टू दोज विच इज नियर टू द मीन, जो मीन के पास जो वैल्यू होती है मतलब उसके आसपास उसको कम वैल्यू दी जाती है, कम वेटेज दिया जाता है, जबकि जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। जैसे +1 माइनस ये जो ऑप्शन सी है रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी, इट इज़ द मेजर फॉर कैलकुलेटिंग कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 2 एंड मोर ग्रुप्स, ये करेक्ट है। तो सी जो है विच इज नॉट द फीचर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा पेयर सही मैच है? सो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको आप देख सकते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था। और आप बताइए कि ये जो फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है एंड दी अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, इसका आप इसमें आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द इमीडिएट प्रॉब्लम, दैट इज दी अप्लाइड रिसर्च। Now the next question number 24, which of the recordings in the field practice capture the mood and the response of the client? बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है कि जब भी फील्ड वर्क किया जाता है तो उसमें जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो रिकॉर्डिंग इसमें से कौन सी जो टाइप है उसका यूज करता है ताकि जो क्लाइंट है, रेस्पोंडेंट है, उसके रिस्पॉन्स, उसके मूड को कैप्चर किया जा सके। प्रोसेस रिकॉर्डिंग, वर्बल रिकॉर्डिंग, समरी रिकॉर्डिंग एंड दी नरेटिव रिकॉर्डिंग। सो नरेटिव रिकॉर्डिंग तो नहीं होगा क्योंकि नरेटिव रिकॉर्डिंग में जो रिसर्चर है, इन्वेस्टिगेटर है, वो खुद ही नरेट करता है। एंड अब देखते हैं समरी रिकॉर्डिंग। तो समरी रिकॉर्डिंग में हर चीज़ कैप्चर नहीं की जाती है कि क्या मूड है, क्या रिस्पॉन्स है। बार रिकॉर्डिंग तो होगा ही नहीं। तो प्रोसेस रिकॉर्डिंग इज द करेक्ट। प्रोसेस मीन्स कि जो सीक्वेंस हो रहा है उन सभी को कैप्चर करना है, मोड एंड रिस्पॉन्स ऑफ द क्लाइंट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ।
सो लाइक दी यहाँ दिया गया है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, केस स्टडी मेथड, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड दी फंडामेंटल रिसर्च। सो इसका कौन सा करेक्ट होगा बताइए। सो आपको पता होगा कि केस स्टडी जो होती है दैट इज द डीप स्टडी अबाउट द फिनोमेना सिचुएशन एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स। सो बी विल पेयर विद द फोर्थ सोशल यूनिट ऑफ पर्सन। सो आप देख सकते हैं बी का 4 के साथ पेयर होगा। सो केवल ऑप्शन फर्स्ट थर्ड ये जो फोर्थ है करेक्ट होगा, ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। सो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे 25, जिसमें से एक दो क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। सो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और देख सकते हैं टोटल कितने क्वेश्चन में से 25 में से आप कितने सही हो रहे हैं। फ्रेंड्स, वन ऑफ द करेक्शन इन दी वन क्वेश्चन फ्रॉम दी यूनिट सेकंड का जो वीडियो है उसको आप अगर देखा होगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया था एरिक्सन के द्वारा जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के जो स्टेप दिए गए थे उनमें से कौन सा करेक्ट आंसर। तो मैंने इसका आंसर जो है फर्स्ट लगाया था, जो कि रॉन्ग है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1, 2 एंड 4। फोर दैट इज द यूथ एज का जो डेवलपमेंट होता है, एंड आल्सो इसमें जो दिया है कि इंटीमेसी एंड द लोनलीनेस विच इज द पार्ट ऑफ दिस यूथ एज, और इसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं आप। जो टास्क है जैसे कि इंटीमेसी और आइसोलेशन दैट इज इन द एज ऑफ 21 to 39। सो दिस इज द यूथ एज। सो ये ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट होगा, और इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट।